प्रणाम देवियों और सज्जनों। द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में 3 कलर के आपको हाइलाइट्स मिलेंगे। सैफरन कलर का मतलब हो कि उस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। येलो कलर का मतलब हो कि वो एडिटोरियल्स हैं। और ग्रीन कलर का मतलब है कि ये सिर्फ हेडलाइंस ही है, इसको सिर्फ हेडलाइन को रीड करके इग्नोर कर देना है, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस इस तरीके से होने वाला है, पहले हम लोग प्रीवियस डे के टॉपिक को रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग 2 मिनट लगाएंगे और सारी हेडलाइंस को रीड करेंगे, जिसमें हम लोग मेजर टॉपिक्स की, एडिटोरियल्स की और जो ग्रीन वाली हेडलाइंस है सबके थ्रू गो थ्रू करेंगे। यहाँ पर हम लोग ग्रीन हेडलाइंस को हल्का सा 1-2 मिनट का टाइम दे करके एक्सप्लेन भी कर देंगे। देन हमारा टाइम आएगा मेजर न्यूज़ जो है उनको एक्सप्लेन करने का। इसमें वी विल बी कवरिंग द टॉपिक इन डिटेल। तो जो टॉपिक सैफरन कलर में होंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग एडिटोरियल्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आपको नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हो कि जैसे आज ही वीडियो देख रहे हो, आज से 2 दिन बाद का एक सीक्वेंस बना लो। 2 दिन बाद इसकी जो PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी उसको बस रीड करना, कुछ नोट डाउन मत करना। मैं तो कहूँगा न्यूज़पेपर से और इस PDF वगैरह से नोट डाउन मत करो, सिर्फ रीड करो, अवेयर रहो। एंड एक पेन और पेपर साथ में ज़रूर रखो, क्योंकि नोट्स तो नहीं बट कुछ वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कभी कभी आ जाती हैं जो शायद नोट डाउन करनी पड़े। तो ओवरऑल 3 या 4 लाइन का कुछ आपको नोट डाउन करना पड़े एक दिन में तो वो काफ़ी है। नोट्स बनाने के लिए मैं कहूँगा कि मंथली मैगजीन को आप प्रेफर करो। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेट्स स्टार्ट। एक बार 1 दिसंबर वाले कुछ टॉपिक्स को हल्का सा ऊपर से रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने बात की थी कि GDP का जो ग्रोथ रेट है ना वो 6.3% तक डिप कर गया है। एंड एक PYQ देखा था हम लोगों ने जिसमें हमारा स्टेटमेंट B करेक्ट था। रेट ऑफ GDP जो था वो स्टेडीली इंक्रीज हुआ लास्ट डेकेड में नहीं, लेकिन जो GDP का मार्केट प्राइस पे था वो स्टेडीली इंक्रीज ज़रूर हुआ था। GDP क्या होता है? टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है इंडिया के अंदर जो फिनिश्ड गुड्स की। एंड रिसेंटली इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई थी। उसके कारण क्या क्या अचीवमेंट्स आए थे, हम लोगों ने इसका UK की इकोनॉमी जिसको हम लोगों ने ओवरटेक किया था उसके साथ कंपैरिजन भी किया था। इश्यूज़ क्या क्या थे? हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो रहे, इंपोर्ट ज़्यादा है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस ज़्यादा है, लेकिन उसमें वेदर का इशू आ जाता है और इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती जा रही है तो प्रॉब्लम आती है। रिसेंटली चाइना को प्रॉब्लम हो गई थी इंडिया का जो और US के साथ जो माउंटेनियस रीजन में युद्ध अभ्यास एक एक्सरसाइज चल रही है 15 दिन की, लास्ट ईयर भी हुई थी अक्टूबर 2021 में। दोनों कंट्रीज़ की जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस, अपनी टैक्टिक, टेक्निक, प्रोसीजर को आपस में शेयर करते हैं। सेंटर ने रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी, तो PM उदय स्कीम के बारे में हम लोगों ने जाना था, जिसका मतलब कि होता है अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन दिल्ली आवास अधिकार योजना। तो तकरीबन 4 लाख के आसपास लोगों ने इस स्कीम में अपने ऑनरशिप राइट को बात की थी। इसको दिल्ली का डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो नोडल एजेंसी है इसको सेटअप करने के लिए। साइबर अटैक की बात की थी। एम्स में रिसेंटली एक साइबर अटैक हुआ था, 200 करोड़ के आसपास की फिरौती मांगी गई थी। एंड साइबर अटैक क्या होते हैं इंडिया में? NCRB का डेटा कहता है कि 2021 में 52,000 के आसपास अटैक्स हुए थे। और साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? साइबर थ्रेट्स किस किस तरह के हो सकते हैं? मालवेयर, वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर। मेजर एरियाज़ कौन से हैं, कहाँ पर? इन्फॉर्मेशन में, एप्लीकेशन में, डिजास्टर रिकवरी में। तो हम लोगों ने मेजर डिफरेंस जाना था। साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर वॉर क्या होता है, साइबर टेररिज्म क्या होता है, इसके चैलेंजेस क्या होते हैं, एंड अभी तक की करंट पोजीशन क्या है साइबर सिक्योरिटी की। हमारे पास इंडियन नेशनल साइबर सिक्योरिटी काउंसिल है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, CERT हमारे पास, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, साइबर स्वच्छता केंद्र भी है। और हम लोगों ने बड़ा ही अच्छा एक बात की थी, इस पर मैंने कहा था कि एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि मॉडर्न डे सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं फॉर द मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स। ये बड़े अच्छी कीवर्ड्स हैं, कोई एग्जामिनर होगा तो इस पर क्वेश्चन बना सकता है। सेंटर स्टेट के आपसे तालमेल ज़रूरी है। साइबर लैब्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, ट्रेंड लोगों की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा, साइबर डिफेंस मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली पूछा था तमिलनाडु गवर्नमेंट से कि भाई साहब एक बात बताओ, जल्लीकट्टू को परफॉर्म करना ज़रूरी है या नहीं है, क्या हम इसको रोक नहीं सकते? क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत क्रूअल है। तो जल्लीकट्टू 2000 साल पुराना एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है जो कि तमिलनाडु में खेला जाता है। तो सिर्फ तमिलनाडु में नहीं है, आसपास के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर और भी दूसरे नाम से इस तरह के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। एंड पोंगल का जो टाइम होता है जनवरी के आसपास, उस समय तमिल में एक जो हार्वेस्ट का फेस्टिवल होता है तब इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड पिछले 10 सालों से ऑलमोस्ट इसके ऊपर कुछ लीगल पिटिशंस फाइल किए जा रहे हैं कि इस तरह के एक्ट्स जहाँ पर जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है उनको रोका जाएगा। तो आर्टिकल 29 में बात की जाती है कि कोई भी सेक्शन होता है सिटीजन्स का, दे हैव द राइट टू प्रमोट द स्क्रिप्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ देयर टेरिटरी। केरला में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो हम लोगों ने ट्रैफिक के बारे में बात की थी, क्वेश्चन आया था। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की थी। का कारण क्या होता है कि इंसान और जानवर जो होते हैं उनकी आपस में कुछ मुठभेड़ हो जाती है, दोनों को नुकसान होता है, इंसान भी मर जाते हैं, जानवर भी मर जाते हैं। एंड गवर्नमेंट ने क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं इस चीज़ को लेकर के, ईजी टॉपिक था ये।
फिर हम लोगों ने बात की थी डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर, 2012 का PYQ भी देखा था। डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, कब कब बनाया गया था, तो एक्सेप्ट 2 ईयर्स 1981 और 1991 के अलावा हमेशा ये डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था। शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह क्या होती हैं, कब कब एग्जीक्यूट किया जाता है, और जम्मू एंड कश्मीर में कब किया गया था। डिलिमिटेशन का मतलब ही क्या होता है, बाउंड्रीज बना देना। आर्टिकल 82 में पार्लियामेंट के थ्रू होता है, आर्टिकल 170 में स्टेट असेंबलीज के थ्रू होता है। एंड पहले बार 1952 में बना था, लास्ट 2022 में बना था, और 1991 में नहीं बना था। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। फिर इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी ले ली है। इस पर हम लोगों ने G20 के बारे में बात की थी, ये माइंड मैप भी देखा था, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया और G20 की, एंड G20 अपने आपस में क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने GM क्रॉप्स के बारे में बात की थी, इसको लेकर के टॉपिक आज भी कवर करेंगे, बट आज डिटेल में कवर नहीं करेंगे क्योंकि कल हम लोगों ने डिटेल में कवर कर लिया था। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं, BT कॉटन, BT ब्रिंजल, 2-3 क्वेश्चंस आ चुके हैं इन पे पहले प्रीलिम्स में। तो अभी DMH11 मस्टर्ड जो है, इसको रिसेंटली जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा जब प्रिपेयर किया गया था, उस पर कुछ टेस्टिंग वगैरह की थी गवर्नमेंट ने, एंड इसको अभी रिसेंटली रोल आउट किया गया था। और GEAC होती है हमारे पास एक जो अथॉरिटी है जिनका काम होता है इन सबके अप्रूवल देना, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, इन सब पे भी बात की थी हम लोगों ने। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से एक पर्सन होते हैं, वो इसको GEAC को हेड करते हैं। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, जो कि अपने आप में एक पंछी है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी कि जो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उस पर क्या कुछ चल रहा है। इसको लेकर के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा था, एंड ये एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है और ये हमें जनरली राजस्थान गुजरात के आसपास मिलेगा और ये पाकिस्तान में भी पाया जाता है। उसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी मिलेगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही शेड्यूल 1 में इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट ग्रीन इंडियन बस्टर्ड भी लॉन्च किया गया था राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में भी जाना था, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था और जैसलमेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है पहले। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी कि हीट वेव्स के कारण 160 से लेकर के 200 मिलियन के आसपास इंडियंस लोगों की डेथ हो सकती है। तो एक कनेक्टेड क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें देखा था। हीट वेव क्या होती है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा था एक टेम्परेचर रेंज होता है, उसके बियॉन्ड अगर हवाएं चलती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग हीट वेव। NDMA जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी दिए हुए हैं हीट वेव्स को लेकर के। इंडिया में मोस्टली इसका इंपैक्ट एग्रीकल्चर पे पड़ेगा, लोगों की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ बढ़ जाएगा, लोगों की डेथ हो जाएगी, फूड इनसिक्योरिटी आ जाएगी, वर्कर्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, माइग्रेशन पे इंपैक्ट पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोगों को प्लान बनाने पड़ेंगे, लोगों को अर्ली वार्निंग सिस्टम से अवेयर कराना पड़ेगा, क्लाइमेट एक्शन प्लान पे काम करना पड़ेगा, है ना। इसको एक नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करना पड़ेगा, नोटिफाइड डिजास्टर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो दिस वाज अबाउट ऑल दीज थिंग्स। फिर हम लोगों ने कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे 7, और आज हमारे टॉपिक्स हैं, उनमें आई थिंक 2 क्वेश्चन आएंगे हमारे PYQs के। हमारा द हिंदू का टॉपिक है विल फॉर्म कमिटी टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उनका रिसेंटली एक स्टेटमेंट आया था। इस टॉपिक में हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानेंगे, एंड इसको लेकर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में 2012 में। क्वेश्चन था कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज एनशाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अंदर जो DPSPs हैं उसमें से 4 स्टेटमेंट्स हैं, और पूछा गया है विच ऑफ द अबव आर द गांधीयन प्रिंसिपल्स दैट आर रिफ्लेक्टेड इन द DPSPs। यानी कि उन्होंने कहा इन चारों में से, अगर आप लोगों ने DPSP को पढ़ा होगा तो उसमें 3 कैटेगराइजेशंस हैं, ऑलराइट। उन तीनों कैटेगराइजेशन में सोशल कॉन्टेक्स्ट वाला, गांधी वाला एंड फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल वाला जो है, तो इन्होंने पूछा कि उसमें से जो गांधीयन प्रिंसिपल्स है ना, वो कौन से हैं। अब ये जो कैटेगराइजेशन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये इनको हम लोगों ने खुद अपनी समझ के लिए किया हुआ है। तो बस इसी में आपको आंसर देना है, बहुत सिंपल है। सिक्योरिंग फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज, securing for all the workers reasonable leisure and cultural opportunities. Try to answer this question. इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। There was another question connected to this thing, a legislation that confers the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which of the following articles of the Constitution of India. ये स्टेटमेंट ना अपने आप में समझना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, और ये क्वेश्चन बहुत बिल्कुल रिसेंटली आया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, आर्टिकल 14, आर्टिकल 28, आर्टिकल 32, आर्टिकल 44। हमें कोशिश करनी है इसमें आंसर देने की, करेक्ट आंसर क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से कनेक्टेड एक मेंस का क्वेश्चन भी आया था 2015 में। डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर्स दैट इनहिबिट इंडिया फ्रॉम इनैक्टिंग फॉर इट्स सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड एज प्रोवाइडेड इन द DPSP।
कहना चाह रहा है कि डीपीएसपी तो हमारे डीपीएस में मेंशन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं जो इंडिया को इनहिबिट करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं टू इनेक्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल। तो अब मेंस का क्वेश्चन तो यहाँ पर क्या ही आंसर करोगे आप लोग, बट डू ट्राई टू आंसर दीज 2 क्वेश्चंस, ठीक है। डीपीएसपी के ऊपर क्वेश्चन बाद में भी रिपीट हुए थे, और ये जो क्वेश्चन है अब देखो, इसमें एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर होती है। ये सब जो इसको ना बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने वाली बात है इसमें, और कुछ भी नहीं है। और ये आर्टिकल 14 आपको पता होगा, 28, 32, 44 देखोगे तो ये सब के सब ना फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से कनेक्टेड आर्टिकल्स ही हैं। तो जिन्होंने इन 2 टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया होगा वो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ के इसका आंसर कर सकते हैं। अब अपने टॉपिक को कवर करते हैं आगे फर्दर। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, हम लोगों ने पहले भी इस टॉपिक को कवर किया था। हमारे आर्टिकल 44 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बात करता है कि पूरी टेरिटरी जो इंडिया की, उसमें सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो आर्टिकल 44 डीपीएसपी का पार्ट है। पर्पस क्या था इसका, एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्रिएट करना, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में भी मेंशन है। यानी कि पूरी कंट्री के लिए, एंटायर कंट्री के लिए एक सिंगल लॉ लेके आना विद रिस्पेक्ट टू क्या उनकी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, है ना। खास करके आपके कोई भी रिलीजन होना चाहिए, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ेगा। आपका मैरिज, आपकी डिवोर्स, आपका इनहेरिटेंस और अडॉप्शन, इस तरह की जो भी कनेक्टेड जो भी इश्यूज़ होते हैं ना, उन सब के लिए एक सिंगल लॉ होगा। राइट नाउ कंट्री के अंदर अलग अलग लॉज हैं, हम लोग आगे देखेंगे इस चीज़ को। ऑरिजिन की शुरुआत अगर करते हैं तो पहली बार 1835 के अंदर ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी। उन्होंने कहा था कि इंडिया के जो लॉज है ना, जिसमें क्राइम्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, है ना, उसमें कुछ पर्सनल लॉज है हिंदूज़ के, कुछ मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज हैं। उनके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, उनमें हम लोगों को यूनिफॉर्मिटी लाने की ज़रूरत है। अब हुआ ये था कि 1941 के अंदर जो BN राव कमेटी थे ना, उन्होंने कॉडिफाई किया था हिंदू लॉ को। यानी कि वो लोग जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, दैट इज़ हिंदुइज्म, उनके लिए कुछ कानूनों को एक जगह पर कैटेगराइज कर दिया गया था। फिर कुछ रिकमेंडेशंस भी आई थी। फिर 1956 में एक बिल अडॉप्ट किया गया था जिसको बोला गया था हिंदू सक्सेशन एक्ट, एंड उसने इन कोड्स वगैरह थोड़ा सा मॉडिफाई करके बाद में हिंदूज़ के लिए, बुद्धिस्ट, जैन और सिख्स के लिए, हमेशा ध्यान रखना जो भी एक्ट हिंदूज़ के लिए लागू होता है ना, वही सेम बुद्धिस्ट, जैन और सिख्स के लिए लागू होता है। हालांकि मुस्लिम्स, क्रिश्चियन और पारसीज इनके लिए अलग एक्ट होते हैं। तो अगर आप देखोगे, एक हिंदूज़ के लिए एक्ट है जो सेम बुद्धिस्ट, जैन और सिख के लिए है, और बाकी जो एक्ट्स हैं वो मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसीज के लिए हैं। अब अलग अलग आप लोगों ने देखा रिलीजन के अकॉर्डिंगली लोगों के लिए कानून अलग अलग हो गए। इन्हीं सबको कंबाइन करने के लिए, इन सब में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कई जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। जैसे 1985 का शाहबानो केस था, दूसरा सरला मुदगल केस है 1995 का। एंड इस तरह की प्रैक्टिस है जैसे कि ट्रिपल तलाक हो गया, है ना, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब होता है, पॉली मतलब होता है मल्टीपल। जैसे पॉलीगन हम लोग पढ़ते थे ना स्कूल में, पॉलीगन मतलब एंड अ फिगर विच हैज मल्टीपल साइड्स। गैमी जो वर्ड होता है ना, उसमें GAM जो होता है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू मैरिज। तो मल्टीपल मैरिजेस, एक पर्सन कई लोगों के साथ शादी करता है, इस तरह के कॉन्सेप्ट। 3 बार तलाक 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 बोलने से जो डिवोर्स हो जाया करता था, वो जो कॉन्सेप्ट था, इन सब चीज़ों की जो प्रैक्टिसेस थे ना, इसमें वुमेन की लाइफ के लिए काफ़ी सारे डेरोगेटरी रिमार्क्स होते थे। उन सबको ख़त्म करने के लिए एक सपोर्टिंग एलिमेंट के तौर पर निकल के आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये सब पिछले कुछ रिकमेंडेशंस थे, स्टेटमेंट्स थे पर्टिकुलर केसेस वगैरह के, इन सब के। तो अभी क्या स्टेटस है यूनिफॉर्म कोड को लेकर के इंडिया का? तो इंडिया में ऐसा देखा गया राइट नाउ, तो गोवा इज़ द ओनली स्टेट, है ना, जिनके पास एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है। लेकिन हमारे जो दूसरे कुछ एक्ट्स ऐसे हैं, जैसे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सिविल प्रोसीजर कोड है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, पार्टनरशिप वगैरह, एविडेंस है, इन सब के अंदर ना जो इस सिविल मैटर्स होते हैं ना, इन सब में यूनिफॉर्मिटी फॉलो की जाती है। मतलब जब बात की जाती है ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह की, उसमें कोई भी ये बात नहीं करता कि तुम तो हिंदू हो तो तुम्हारे लिए अलग लॉ होगा, मुस्लिम के लिए अलग लॉ होगा। यहाँ पर सबके लिए वो कॉमन लॉ चल रहा होता है। तो रिसेंटली कुछ स्टेट्स ने रिफ्यूज़ भी किया था विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म मोटर व्हीकल्स एक्ट। तो उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह को लेकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ पर्टिकुलर लॉज के अंदर यूनिफॉर्मिटी ठीक है, लेकिन कुछ के अंदर लॉ में यूनिफॉर्मिटी लेके आना ठीक नहीं है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे तो उनका हमारे जो पर्सनल लॉज है उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पर्सनल लॉज यानी कि जैसे हम लोगों ने हिंदूज़ का लॉ देखा, मुस्लिम्स के लिए अलग लॉ होता है, क्रिश्चियंस के लिए अलग लॉ होता है, ये सारे के सारे पर्सनल लॉज होते हैं। इन पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो पहले तो प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मेन एम था ना, उसमें था कि जैसे अंबेडकर जी बात करते थे, जो BR अम्बेडकर जी जिनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा था कि विमेन हो गए, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो गए, है ना, इन लोगों को भी एक साथ लेके चलना होगा। बट क्या होता है ना, मोस्टली जो मार्जिनलाइज सेक्शंस होते हैं ना, बिकॉज ऑफ दीज डिस्टिंक्ट पर्सनल लॉज ना, ये और ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। अगर हम लोग सबके लिए कॉमन लॉ बना देंगे ना, तो नोबडी वुड बी
कंसिडर एज माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, सब सेम लेवल के ऊपर आ जाएंगे। हालांकि अंबेडकर जी ने ये भी कहा था कि माइनॉरिटीज़ को एक लेवल तक लेके आने के लिए हम लोगों को पहले रिजर्वेशन देना पड़ेगा। आप लोगों को पता होगा जो रिजर्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट था 47 के टाइम पे, 1947 के टाइम पे अंबेडकर जी का ये कहना था कि इनिशियली हम लोगों को रिजर्वेशन देना ज़रूरी है ताकि इन लोगों का अपलिफ्टमेंट हो सके। वंस एक लेवल अचीव हो जाएगा उसके बाद हम लोग रिजर्वेशन को बंद कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करेगा ना, कॉम्प्लेक्स जितने भी लॉज है ना, जैसे मैरिज का, सेरेमनीज का, इनहेरिटेंस का, सक्सेशन का, अडॉप्शन का, इन सबको सिंप्लीफाई कर देगा। और ये सारे के सारे इररेस्पेक्टिव वो किस फेथ को फॉलो करते हैं सबके ऊपर लागू हो जाएंगे, है ना। सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। सेक्युलरिज्म कहाँ मैंशनड है, हमारे प्रीएम्बल में मैंशनड है, एंड उस सबको फॉलो करना सब कुछ स्टार्ट कर देंगे। ध्यान रहे सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में मैंशन नहीं था, प्रीएम्बल में जब अमेंडमेंट वगैरह किए गए थे ना, तो बाद में ये चेंज किया गया था। तो जब 1947 में संविधान बना था तब कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म नहीं लिखा हुआ था। और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका कहना था कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना इंडिया का, ये ऑटोमेटिकली सेक्युलर है। हम लोगों ने हर तरह के रिलीजन को एक्सेप्ट किया हुआ है, और जो नेशन है, स्टेट, उसका अपना कोई डिफाइंड रिलीजन नहीं है, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट सेक्युलर है। देयर इज नो नीड टू मेंशन इट एक्सप्लिसिटली। जेंडर जस्टिस अगर यूसीसी बन जाता है तो जो भी पर्सनल लॉज होंगे सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो पुराने जो कानून है ना उस समय जो जेंडर बायस देखने को मिलता है वो भी खत्म हो जाएगा। अब इस तरह के एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस तो आएंगे, तो बहुत सारे पर्सनल लॉज हैं, है ना, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं वो अलग अलग तरीके से फॉलो करती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हिंदूज जो होते हैं ना वो सारे के सारे एक यूनिफॉर्म लॉ से फॉलो हो रहे हैं। जो मैरिजेस वगैरह होती है ना वो थोड़ी सी नॉर्थ साइड के अंदर जो है वो लिटिल प्रोहिबिटेड भी होती हैं, है ना, लेकिन उन्हीं चीज़ों को ऑस्पिशियस माना जाता है साउथ के अंदर। तो ये एज पर द लॉज ये चैलेंजेस आने मिलते हैं। यानी कि देखो आप नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में भी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज पर्सनल लॉज। फिर अगर मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस की बात करते हैं वहाँ पर तो ऐसा कोई है ही नहीं कॉन्सेप्ट, वो लोग तो हिंदूज वाला मैरिज एक्ट उसको फॉलो करते ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के लोकल कस्टम्स के लिए नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं इनको स्पेशल प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है। तो यू सी डिस्टिंक्शन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है हम लोगों ने, है ना। वो एक बहुत सारे पर्सनल लॉज ऐसे हैं वहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कम्युनल पॉलिटिक्स भी होता है। दिस इज समथिंग जिस पे कम्युनल, है ना, जो कि जाति वगैरह के ऊपर, धर्म के नाम पर जो बहुत सारी राजनीति खेली जाती है ना, इस चीज़ का सहारा लिया जाता है। आप लोग देखोगे जब भी इलेक्शन हो रहे होते हैं कहीं ना कहीं ऐसा मुद्दा उठ के आ ही जाता है। इससे बहुत सारा शोर शराबा होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, लोगों के साथ इनइक्वालिटीज़ होती हैं, है ना, लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। संवैधानिक रुकाव भी है। आर्टिकल 25 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है कि एवरीवन हैज़ द फ्रीडम, सबके पास आज़ादी है कि वो अपने खुद के रिलीजन को प्रैक्टिस करे, प्रोपगेट करे, है ना। एंड विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में भी यही बात की जाती है, सबको समानता का अधिकार है। तो हमारा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? गवर्नमेंट को और सोसाइटी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों में पहले विश्वास बनाना पड़ेगा। उससे पहले उन लोगों को इस तरह के कुछ रिलीजियस कंजर्वेटिव्स की जगह कुछ सोशल रिफॉर्म के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम लोग गोवा की बात करते हैं तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम पहले गोवा के एग्जाम्पल को मेंशन भी किया था। उन्होंने कहा था कि देखो गोवा में ये चीज़ कितने अच्छे से मेंशनड है, यूसीसी का कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। वी नीड टू ब्रिंग दिस ट्रस्ट, वी नीड टू ब्रिंग आउट एग्जाम्पल्स। अगर ये चीज़ हमको इंप्लीमेंट करनी है तो क्या ये पहले कहीं पर इंप्लीमेंट हुई है, और अगर ये इंप्लीमेंट हुई है तो क्या वो मॉडल जो है वो सक्सेसफुल है, क्या हम उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और हम लोग ये नहीं कह सकते कि वन साइज फिट्स ऑल वाली बात कि गोवा में होगा तो पूरे देश में हो जाएगा। नहीं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग लोकल कस्टम्स होते हैं, उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। बट व्हेनेवर जब भी ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना तो हमेशा हमें लॉन्ग टर्म के इम्पैक्ट के बारे में देखना पड़ेगा, है ना। और उसमें भी कई चीज़ें होती हैं, उसमें फंड वगैरह किस तरह से जाएंगे, फंड का कितना नुकसान हो रहा है, ठीक है, लोगों के मेंटल इश्यूज़ कितने रहेंगे, पॉलिटिकल वायलेंस कितना हो सकता है, शोर शराबा कितना रहेगा, हमें ये सारे के सारे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारी जनरेशन आने वाली है, क्या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी, हाउ मच दे आर ओपन एंड लिबरल अबाउट दीज थाट्स, एंड क्या ये चीज़ हमारे कुछ ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट्स है उनको तो ख़राब नहीं कर रही है, उनके बारे में तो कुछ गलत नहीं हो रहा है। वी हैव टू कंसिडर एवरी सच थिंग, स्मॉल स्मॉल माइन्यूट डिटेल्स है, इनके ऊपर काम करना पड़ता है। तो दिस वॉज अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। टॉपिक है हाउ कैन सीकिंग इम्पीचमेंट बी अ PIL। PIL का मतलब आप लोगों ने पहले सुना होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इस टॉपिक में हम लोग PIL के बारे में जानेंगे। तो वैसे जो हमारा न्यूज़ में आर्टिकल था उसमें बॉम्बे के जो हाई कोर्ट थे उन्होंने थर्सडे को पूछा था एक लोकल एक्टिविस्ट से कि यू आर आस्किंग कि जो गवर्नर हैं जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, उनको इम्पीचमेंट कर दिया जाए, तो क्या ये PIL हो सकती है नहीं हो सकती। एक्चुअल में इसमें हम लोगों को यही जानना होगा PIL के बारे में ही। कॉन्सेप्ट जो था PIL का ये अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस से आया था, ये इंडियन ओरिजिन नहीं है, ये ब्रिटिश ओरिजिन का नहीं है। एंड इसमें बात की जाती है कि जैसे कि कोई पुअर हो गया
रेशियल माइनॉरिटीज़ होगी, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर हो गए, सिटीजन्स वगैरह, है ना, क्योंकि एनवायरनमेंट इश्यूज़ को लेकर के हैं, वो लोग अपना एक लीगल रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट करते हैं, है ना। तो पीआईएल का मतलब क्या हो गया, एक लिटिगेशन जो कि कोर्ट में फाइल की जाती है फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे पब्लिक इंटरेस्ट की क्या क्या चीज़ें हो सकती है, भाई मुझे पॉल्यूशन से प्रॉब्लम है तो मैं जाकर कोर्ट में एक पीआईएल डाल दूंगा, भाई मेरे को पॉल्यूशन से प्रॉब्लम हो रही, प्लीज़ डू समथिंग अबाउट दिस। टेररिज्म का इशू है, रोड सेफ्टी का है, कंस्ट्रक्शन हजार्ड्स वगैरह क्या है, एनी मैटर, कोई भी वैसा मैटर जो लार्ज अमाउंट में मासेस को इम्पैक्ट करता हो, उसको हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एज ए पीआईएल फाइल कर सकते हैं। तो पीआईएल को किसी स्टैट्यूट वगैरह से डिफाइन नहीं किया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। प्रीलिम्स में ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, कोई कानून नहीं है पीआईएल को लेकर के, ऑलराइट। इसको जजेस के द्वारा ही इंटरप्रेट किया जाता है। पीआईएल के पास के थ्रू पावर मिल जाती है पब्लिक को कोर्ट्स के द्वारा अपने जुडिशियल एक्टिविज्म की। से हम लोगों ने जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पढ़ा हुआ है, जो लोग मंथली मैगजीन का चैनल फॉलो कर रहे हैं पैरेलली उन्होंने भी सुना होगा, और वैसे भी हम लोगों ने नवंबर मंथ में एक जगह पर ही आया था जुडिशियल एक्टिविज्म का, तब भी हमने बात की थी। देखो अब मुझे भी खुद याद आ जाती हैं चीज़ें कि प्रीवियस मंथ में ये चीज़ मेंशन की थी, ऑलराइट। तो अगर आप रेगुलर बने रहोगे, मैंने जो बीच में गैप दिया था ना कुछ दिनों का, उसका कोई कारण था, मैं नहीं आ पाया था, बट द पॉइंट इज़ कि जितने भी टॉपिक्स उसमें मिस हुए ना, मैंने उनको धीरे धीरे कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। मैं डेली दो तीन उसमें साथ साथ पैरेलली कवर करता रहूँगा। मैं डेली एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करूँगा कि अच्छा ये टॉपिक उस डेट का था, बट अगर आप रेगुलर बने रहोगे सारे कवर हो जाएंगे। तो मैंने उनकी एक लिस्ट बना ली है अपनी, मैंने न्यूज़पेपर चेक करके कि अच्छा ये आया था और ये इंपॉर्टेंट था, स्किप हो गया, वो चलते रहेंगे बीच बीच में। कुछ एडिटोरियल्स अच्छे आए थे प्रीवियसली, उनको भी कवर करेंगे। तो पीआईएल में जो पावर मिलती है वो पब्लिक के पास आ जाती है, पब्लिक अपना जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाती है ना। लेकिन जो पर्सन फाइल करता है ना पिटीशन को, उसको ये बताना पड़ेगा कोर्ट सेटिस्फाई हुआ है उस चीज़ से या नहीं, ऑलराइट। एंड कोर्ट को भी इस बात का थोड़ा संज्ञान लेना पड़ेगा कि जो मैटर है क्या उसमें वो कोर्ट सुओ मोटो मतलब होता है कि क्या वो कोर्ट अपनी चॉइस से इसके ऊपर कुछ प्रोसीडिंग्स ले सकता है, नहीं ले सकता है। कुछ मैटर्स हैं जो कि जैसे बॉन्डेड लेबर का मैटर है, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन, है ना, मिनिमम वेज नहीं मिलता वर्कर्स को, विमेन के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज़ की जाती हैं, अत्याचार किए जाते हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, खाने के अंदर जो मिलावट होती है, फूड अल्ट्रेशन, है ना, हेरिटेज और कल्चर का जो मेंटेनेंस वगैरह, ये सारे इस तरह के मुद्दे जो होते हैं ना, यहाँ पर कोर्ट को लगता है कि ठीक है गवर्नमेंट का ये पर्टिकुलर स्टेप गवर्नमेंट का भी इतना इफेक्टिव नहीं है और एक पर्सन ने लिटिगेशन फाइल की, लेट अस टेक द स्टेप। तो इसका इवोल्यूशन वगैरह कैसे होता है, अगर इंडिया के अंदर बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट का जो शुरुआत हुई थी वो तो जस्टिस कृष्ण अय्यर थे 1976 में। उनके अकॉर्डिंगली पहला जो रिपोर्टेड केस था पीआईएल का, वो अब इन सब में ना आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी सुनने का, ये कभी नोट डाउन भी मत करना, इसकी हिस्ट्री में कोई नहीं आपसे पूछेगा। ऑल यू नीड टू रिमेंबर अबाउट दिस इज कि ये अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस से आया है, इतना आप इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लिख दोगे, दैट वुड बी इनफ। या फिर ये लिख देना कि इंडिया के अंदर जस्ट 1976 के बाद इसकी शुरुआत हुई थी। इवन आपको 1976 याद ना रहे ना, सिंपली लिख देना द कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल स्टार्टेड इन द 1970s, तो उससे क्या हो जाएगा 1976 और उसके बाद वाला जो पार्ट है ना कवर हो जाता है। सी दिस इज अ स्मार्ट वे। अगर आपको पिन पॉइंट करना नहीं आता 1976 का, यू कैन राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल स्टार्टेड फ्रॉम द 1970s। तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ठीक है, इससे ये पता है कि इस चीज़ की शुरुआत किस दौर में हुई थी। द पर्सन इज नॉट कंप्लीटली अनअवेयर। राइट टू स्पीडी जस्टिस, है ना, यानी कि जो भी आपको न्याय करना है वो थोड़ा जल्दी में किया जाए, है ना, ये एक बेसिक फंडामेंटल राइट निकल के आया था और ये जनरली उन लोगों को डिनाई कर दिया जाता है, प्रिजनर्स वगैरह को, है ना। फिर उसके बाद केसेस वगैरह फॉलो होते हैं, ये सब ट्रायल वगैरह था ना प्रिजनर्स का, उसी को लेकर के बात की जा रही थी कि जेलों के अंदर जो कैदी वगैरह हैं उनको इनह्यूमन कंडीशंस में रखा जा रहा है। फिर उसके बाद एक नई पीआईएल मूवमेंट आई थी जिसको जस्टिस पीएन भागवती जी ने काफ़ी सपोर्ट भी प्रोवाइड किया था। अब हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, देखो ये सारे को केसेस वगैरह थे, इन सब केसेस में हमको जाना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो केस आया था वो आया था विशाखा जो गाइडलाइंस आई थी, तो 2013 के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस करके कुछ गाइडलाइंस वगैरह प्रेजेंट की गई थी। तो इसमें ना विमेन का जो सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह होता था ना, उस चीज़ के बारे में बात की गई थी। आर्टिकल 14, 15 और 21 दीज आर दिस आर्टिकल, जहाँ पर अगर किसी का वर्क प्लेस के ऊपर जहाँ वो काम करने जाते हैं वहाँ पर उनका कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उनका आर्टिकल 14, 15, 21 जो होता है, 21 तो राइट टू लाइफ है और 14, 15 में आपको पता ही होगा, बेसिक सिंपल चीज़ें याद हो जानी चाहिए, सारे फंडामेंटल राइट फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो ये सारे के सारे वॉयलेट होते हैं इसलिए। तो पीआईएल का कॉन्सेप्ट जो था ना इंडिया में थोड़ा सा ग्रो करने लग गया। उसके कारण क्या थे? अब जैसे मैं ही हूँ, मैं राइट नाउ आप मेरी वीडियो को सुन रहे हो, सडनली मुझको लगता है कि यार इस पर्टिकुलर रीजन में ना बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है और मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट कुछ स्टेप नहीं ले रही है। आई कैन अप्रोच द कोर्ट, है ना, कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं, प्लीज ट्राई टू डू समथिंग पॉल्यूशन को लेकर के, तो मैं पीआईएल फाइल कर सकता हूँ। जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था, अब डीमोनेटाइजेशन में दुनिया भर के पीआईएल फाइल किए गए थे कि क्यों कर दिया गया, लोगों को परेशानी हुई है, आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया था,
उसमें दुनिया भर के PIL फाइल कर दिए गए थे। तो फिर क्या होता है, कोर्ट में जजेस वगैरह जो होते हैं उनको PIL को स्टडी करते हैं, उनको लगता है कि ठीक है ये जो मुद्दा है ये संज्ञान में लेने का है, उसको फिर फर्दर वो आगे अपना मतलब प्रोसीडिंग्स में कंसिडर करते हैं। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा हुआ है जो संविधान है। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स भी हैं, हमारे पास DPSPs भी हैं। फंडामेंटल राइट्स का मतलब एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट वगैरह है उन सब के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि उनको सिटीजन्स को कुछ राइट्स प्रोवाइड करने हैं। और DPSPs क्या है, ये गवर्नमेंट को लिए डायरेक्टिव्स हैं, कुछ दिशा देने के लिए सरकार को कि आपको इस तरीके से गवर्नेंस में काम करना चाहिए। तो इंडिया में बहुत सारे प्रोग्रेसिव सोशल लेजिस्लेशंस भी हैं जो कि वर्ल्ड में कई जगह पर मिलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू बॉन्डेड लेबर, मिनिमम वेजेस, है ना, लैंड सीलिंग, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये सारे वो मुद्दे होते हैं जहाँ पर इंडिया में बहुत सारे सोशल लिटिगेशंस फाइल की लेजिस्लेशंस हैं, कानून बहुत सारे बनाए हुए हैं हम लोगों ने। लेकिन पहले के बात क्या होती है कि ना कभी कभी एग्जीक्यूटिव ना अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाता। ऑलराइट, तो इस चीज़ों के अंदर बहुत सारी जगह पर ऐसा देखने को मिलता है कि जजेस को भी लगता है कि उनको भी अपना सुओ मोटो एक्शन लेने की ज़रूरत है। और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जब पब्लिक उस चीज़ के ऊपर अपना एक अप्रोच शो करती है ना तो एक अच्छा स्टेप ले लिया जाता है। ये कुछ रीजंस थे। हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन PIL को फाइल कर सकता है। ऑलराइट, कोई भी सिटीजन, एनी सिटीजन कैन फाइल अ पब्लिक केस बाय यूजिंग अ पिटिशन। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप लोग जो रिट पिटिशंस होती हैं, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में अपना जो फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वॉयलेट होते हैं तो यूजिंग दिस आर्टिकल। उसके अलावा जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ना, इसको हम लोग CRPC बोलते हैं शॉर्ट में, उसमें आप मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाकर भी यूजिंग सेक्शन 133 यू कैन फाइल अ PIL। हालांकि कोर्ट को सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है कि जो राइट पिटिशन आपने फाइल की है ना उसमें जो बेसिक नीड्स होती हैं PIL की उन सबको भी किया गया है, मतलब उन सबको कंसिडर किया गया है। सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या होती है, देखो कॉमन जो लोग होते हैं ना उनको एक्सेस मिल जाता है अपने लीगल तरीके से अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका निवारण करने का। रिट्रेस मतलब निवारण करना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है सोशल बदलाव लाने के लिए, रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करने के लिए, है ना, लॉ एंड जस्टिस के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए। और जो ओरिजिनल पर्पस था वो तो यही था कि जो भी मार्जिनलाइज और पुअर सेक्शंस होते हैं ना उन लोगों को एक्सेसिबल जस्टिस यानी कि एक्सेस मिल सके, न्याय मिल सके उन लोगों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन राइट्स जो हैं, जो उन लोगों को डिनाई कर दी जाते हैं उन लोगों को उनके ह्यूमन राइट्स मिले। एंड जुडिशियल मॉनिटरिंग में सपोर्ट करता है, प्रिजन्स में उनके असाइलम्स, प्रोटेक्टिव होम्स होते हैं, वहाँ पर नज़र रखने में, निगरानी रखने में मदद मिलती है। बट PILs की अपनी वीकनेस भी होती है ना। कभी कभी बात ही की रहती है, जैसे जो कोर्ट जब ऑर्डर दे देता है ना, जैसे कोई पॉलिटिक इंडस्ट्री को बंद करने का ऑर्डर दे देता है, तो मान लो मुझे, जैसे मैंने अपनी बात की थी कि मेरे को पॉल्यूशन लग रहा है, मैं जाकर के PIL फाइल कर दूंगा, कोर्ट को लगेगा हाँ भाई पॉल्यूशन तो हो रहा है और लोगों की नुकसान भी हो रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर दे देगा, भाई ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने बहुत पॉल्यूशन कर रही है, इसको बंद कर दो। अब कोर्ट ने ऑर्डर तो दे दिया, इंडस्ट्री तो बंद होगी, व्हाट अबाउट द पीपल हु आर वर्किंग इन दैट इंडस्ट्री, उनकी फैमिलीज़ का क्या, उनके लाइवलीहुड्स का क्या, है ना। ये चीज़ें कभी कभी ना कोर्ट अपने अकाउंट में नहीं ले पाता। ये प्रॉब्लम्स है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा हमेशा होता है, उन्होंने कहा दीज थिंग्स ऑल्सो हैपन। फिर कोर्ट के पास ना बहुत सारी PILs आ जाती हैं। ऑलराइट, तो आज की डेट में वो PIL जो है ना दे आर मोर अबाउट पुअर एंड ऑप्रेस से ज़्यादा उनके दूसरे मुद्दे ज़्यादा उठ के आ चुके हैं, है ना, कॉर्पोरेट मुद्दे, पॉलिटिकल मुद्दे, पर्सनल गेन्स करके। तो कोर्ट की ओवर बर्डनिंग, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है उनके ऊपर, बैक टू बैक PIL फाइल की जा रही है, तो कोर्ट को एक चीज़ को कंसिडर करना, पढ़ना, चेक करना, बर्डन बहुत हो जाता है। कभी कभी जुडिशियल ओवर रीच भी हो जाता है। हम लोगों ने ऊपर बात की थी ना जुडिशियल एक्टिविज्म का। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या, भाई कोर्ट को खुद लगे कि यार गवर्नमेंट स्टेप ले नहीं रही है और यहाँ ये पॉल्यूशन बहुत हो रहा है तो कुछ करना पड़ेगा, तो जुडिशियल एक्टिविज्म के आ जाता है, मतलब जुडिशरी एक्टिविस्ट के रोल प्ले करने लग जाती है। बट कभी कभी ये देखा गया कि जब वो एक्टिविज्म बहुत ज़्यादा चला जाता है ना, कि जुडिशरी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, काम है गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेटिव का, लेकिन ये काम जुडिशरी कर रही है, उससे बोला गया जुडिशियल ओवर रीच, कि आप अपनी लिमिट्स को बहुत ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। तो ऐसा भी देखा गया है ना। कभी कभी सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कंडीशन सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस देने के लिए जुडिशियल ओवर रीच हो जाता है। एंड बहुत सारे सालों तक ऐसा भी देखा गया कि कुछ डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स के लिए जो PILs थे ना वो पेंडिंग चल रहे होते हैं। ऑलराइट, तो ये भी एक नुकसान होता है इसका। कंक्लूजन क्या हो सकता है, भाई ये चीज़ें ऐसी हैं कि पिछले 30 सालों से चलती आ रही हैं और जिसके कारण बहुत सारे अच्छे मुद्दे सॉल्व भी हुए थे। व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हम लोगों को एक तो जुडिशियल जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है ना, दे कैन क्रिएट अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट फॉर दिस थिंग, है ना, क्योंकि इस चीज़ के अंदर सॉल्यूशंस बहुत मिले हैं। जहाँ पर भी जुडिशरी ने सुओ मोटो अपना कॉग्निजेंस लिया था, संज्ञान लिया था, बहुत सारे फायदे भी होते। तो व्हाट दे कैन डू इज़ कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया जाए, वो इनको कंसिडर करे, एक टीम हो पूरी की पूरी, देयर हैज़ टू बी ए कमिटी, एक पूरी की पूरी बॉडी बैठी हो जो सिर्फ PIL स्पेसिफिक काम करेगी।
जजेस को ना रखा जाए इसके लिए, कुछ ऐसे एक्सपर्ट लोगों को जिन्होंने, या तो कोई रिटायर्ड जजेस वगैरह की एक टीम बना दी जाए, है ना, दे कैन कंसिडर PILs, उनको लगे कि हाँ ये चीज़ कंसिडर की जा सकती है, उनको आगे फॉरवर्ड किया जाए तो बहुत सारा टाइम बच जाएगा। एंड जुडिशियल ओवररीच नहीं होना चाहिए। ध्यान रखने की जरूरत है कि सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशरी को अपनी पावर को सबसे बियॉन्ड जा करके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की पावर में एंटर करने की जरूरत नहीं है। इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जानबूझ करके कोर्ट को समय बर्बाद करना, किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे से भटकाना, उन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह की PILs को इग्नोर कर दिया जाए। तो PIL का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम लेटर ऑन कभी भविष्य में, तो आपको पता होना चाहिए कुछ फैक्ट्स कब स्टार्ट हुआ था, इस तरीके। एक छोटा सा इजी सा टॉपिक है हमारे पास, सेंटर टू कट फंड्स इफ द लैंड इज़ नॉट अलॉटेड फॉर हाउसिंग स्कीम। इसमें हम लोग दो चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, रिवीजन हो जाएगा आपका एक तरीके से। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्या है और अर्बन वाली जो उसके बारे में भी। तो 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल, सब लोगों के लिए घर अवेलेबल हो, इस तरह का एम लेकर के एक स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसका नाम था बेसिकली, इससे पहले जो स्कीम थी वो थी इंदिरा आवास योजना, उसके बाद में रिस्ट्रक्चर करके बना दिया गया था 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने काम किया था। इनका काम क्या था कि मार्च 2022 के एंड तक जो भी मतलब लोग कच्चे घरों में रहते हैं, है ना, उन सबको पक्के घर प्रोवाइड करना जिसमें रूरल फैमिलीज़ के लिए बेसिक अम्यूनिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ हों। एंड वो लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं उन लोगों के लिए इस तरह की यूनिट्स वगैरह बनाना एंड कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करना। बेनिफिशरीज़ कौन होंगे? वो लोग जो SC ST से बिलोंग करते हैं, है ना, फ्रीड बॉन्डेड लेबर्स, मतलब पहले वो बंधुआ मजदूर थे, अब वो आज़ाद हो चुके हैं। एंड कुछ नॉन SC ST कैटेगरीज़ के भी, एंड जो डिफेंस पर्सनल होते हैं जिनको हुआ KIA बोलते हैं, किल्ड इन एक्शन, उनके जो नेक्स्ट ऑफ द किन बोलते हैं रिलेटिव्स को, मतलब कोई पर्सन जो डिफेंस पे था एंड ड्यूरिंग सम वॉर या फिर किसी वायलेंस में उनकी डेथ वगैरह हो जाती है तो उनकी फैमिली के नेक्स्ट मेंबर को इस तरह की सर्विस वगैरह प्रोवाइड की जाती है। एक्स सर्विसमैन हो गए, रिटायर्ड मेंबर्स वगैरह हो गए, पैरामिलिट्री के, कोई डिसेबल्ड पर्सन हो गए, ये सब लोग होंगे जिनको इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। बेनिफिशियरी का सिलेक्शन कैसे होगा? एक तो 2011 का जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उसका डेटा यूज़ किया जाएगा, ग्राम सभा से सपोर्ट लिया जाएगा और जियो टैगिंग की जाएगी। कॉस्ट शेयरिंग क्या होगी? जो भी पैसा लगेगा वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड होगा, यानी कि प्लेन एरियाज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट 60% पैसा देगी और स्टेट गवर्नमेंट 40%, हिली एरियाज़ में और नॉर्थ ईस्टर्न में सेंट्रल गवर्नमेंट 90% पैसा देगी और बाकी स्टेट गवर्नमेंट देगी 10% पैसा। क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं? तो मिनिमम जो साइज़ था उसको 25 स्क्वायर मीटर तक इंक्रीज़ कर दिया गया है, उसमें एक हाइजीनिक कुकिंग स्पेस मिलेगा एंड पर यूनिट, यानी कि पर जो घर जो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा ना उसमें उनको असिस्टेंस मिलेगा। तो पहले 70,000 रुपये देने थे, बाद में उसको 1,20,000 कर दिया गया था। एंड असिस्टेंस दी जाएगी कंस्ट्रक्शन वगैरह में, टॉयलेट्स वगैरह के लिए, जो कि स्वच्छ भारत का जो मिशन है ग्रामीण उसका सपोर्ट मिलेगा, उसमें मनरेगा का सपोर्ट भी ऐड किया जाएगा। एंड सभी को ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा जो कि पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर होगा। ये जो वर्ड है ना पाइप्ड, ये बहुत इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जो नॉन पाइप्ड होता है ना खुले का, तो लोग कुओं से, वेल वगैरह से पानी निकालते हैं, तालाबों से पानी भरते हैं, वो साफ़ नहीं होता, वो हाइजीनिक नहीं होता। तो हर एक किसी के घर में एक पाइप्ड कनेक्शन मिलेगा सबको, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होगा, LPG गैस का कनेक्शन होगा। इसके लिए डिफरेंट गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, उन सबको यूज़ किया जाएगा। स्कीम की परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो सिर्फ 55% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। एंड जो रूरल लोग थे उनके लिए तकरीबन 2.2, ये 2021 तक का डेटा है, थोड़ा अपडेटेड डेटा अभी आया नहीं है, जब आ जाएगा क्योंकि अभी 2022 पूरा ख़त्म नहीं हुआ है ना। एंड 85% जो बेनिफिशरीज थे उनको मनी वगैरह भी सैंक्शन कर दिया गया था। एंड इसी तरीके से ये तो था हम लोगों ने ग्रामीण का देख लिया, यानी कि रूरल एरिया में। अर्बन एरिया में भी, शहरों में भी एक स्कीम है, उसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। 2015 में ही लॉन्च की गई थी। उसमें भी ये था कि 2022 के अंत तक सब लोगों को हाउसिंग मिल जाएगी। यहाँ पर मिनिस्ट्री दूसरी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो ये मिनिस्ट्री का कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा अपना। अगेन मुद्दा वही था कि जो भी अर्बन पुअर है उन लोगों को, स्लम ड्वेलर्स वगैरह होते हैं, उनको सबको पक्का घर मिल जाए। एंड उसमें स्टैट्यूटरी टाउन्स, नोटिफाइड प्लानिंग एरियाज़, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरियाज़, हर जगह पर स्टेट का लेजिस्लेशन, यानी कि स्टेट का जो कानून होता है जहाँ जहाँ भी लागू होता है उन सब में प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो भी हाउस होंगे इस स्कीम के अंडर उनमें टॉयलेट, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, किचन, ये बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करता है ये वाला इनिशिएटिव, क्योंकि जो ऑनरशिप वगैरह होगी ना वो फीमेल मेंबर के नाम पर जाएगी या फिर किसी जॉइंट के नाम पर। प्रेफरेंस दी गई है जो कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस हैं, सीनियर सिटीजन्स, SC ST OBC, माइनॉरिटी, सिंगल विमेन, ट्रांसजेंडर, बाकी जो वीकर और वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको। 4 तरह की कैटेगरीज बनाई गई थी।
इन सिटू रिहेबिलिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्लम ड्वेलर्स। इन सिटू का मतलब होता है उसी साइट पर, यानी कि जो लोग स्लम्स वगैरह एरिया होता है ना, उनको उसी जगह पर उस एरिया को पूरा का पूरा रिकंस्ट्रक्ट करना, वहाँ पर एक हाइजीनिक एरिया बनाना, साफ सुथरा सैनिटेशन पर ध्यान देना, उसी को उनको रिहेबिलिटेट कर देना उसी जगह पर, है ना। इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी किया जाएगा, इनकी प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को भी साथ में लिया जाएगा। क्रेडिट लिंक सब्सिडी, अगर उन लोगों को कुछ लोन वगैरह लेना पड़ेगा उसकी भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी और उस लोन के ऊपर कुछ सब्सिडी वगैरह भी दी जाएगी। अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा, वो बेसिक जो ग्रामीण वाले में फीचर्स थे वो मैच करते हैं। छोटा सा टॉपिक है ये, आपको कुछ बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए। एक तो रूरल वाली जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, अर्बन वाली कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, किस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि आप ना इसको स्कीम को एग्जाम्पल के तौर पर बहुत यूज़ करोगे मेंस के आंसर राइटिंग में ना, अलग अलग क्वेश्चंस में, अच्छा ये भी तो स्कीम है, ये भी स्कीम है। तो सारे आपको डेटा वगैरह अच्छे से रटना नहीं है, बट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर अ फ्यू फैक्ट्स हियर एंड देयर। टॉपिक है, इज देयर अ कंपेलिंग रीजन फॉर द जीएम मस्टर्ड, विल इट नॉट अफेक्ट द एनवायरनमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। अब जीएम क्रॉप्स क्या होती है हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, आज 2 दिसंबर है, कल 1 दिसंबर की आप लोग वीडियो जाकर के देखोगे, हम लोगों ने जीएम क्रॉप्स वाला पूरा डिस्कस किया था। तो आज हम लोग ये जो अपडेट है ना न्यूज़ का, इसी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हुआ ये ना कि रिसेंटली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट उन्होंने कहा था कि DMH धारा मस्टर्ड का जो हाइब्रिड है ना, उसको हम लोग रिलीज़ करने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ पिटिशन वगैरह फाइल की गई थी एनवायरमेंटलिस्ट वगैरह द्वारा, NGOs के द्वारा। तो कोर्ट ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से, भाई साहब एक बात बताइए कि क्या अभी ज़रूरी है कि इसको, ये जो हाइब्रिड आप जो GM क्रॉप लेके आए हो मस्टर्ड की, मस्टर्ड मतलब सरसों का जो दाना, ये आपको दाने दिख रहे हैं ना काले काले से, आप लोगों ने राई देखी होगी, है ना। तो राई जैसी ही होती है सरसों, बट राई और सरसों अलग अलग होती हैं। तो जो सरसों होती है वो उससे मस्टर्ड ऑयल बनता है ना, जिसे हम लोग कुकिंग में यूज़ करते हैं। खेतों में आप लोगों ने देखा, अरे वो मूवी याद है क्या, मुझे खुद ही याद आ रही मूवी शाहरुख खान की मूवी है यार, वो करण अर्जुन होती है उसमें, वो अपने गांव में जा रहे होते हैं, तो वो पीले पीले खेत में वो फूल लगे होते हैं येलो येलो से। अब मुझे उस ज़माने में ये मूवीज़ कभी देखी नहीं ना, हमारे बचपन में आई थी सबके, बट ठीक है, वो जो पीले पीले फूल लगे होते हैं ना खेतों में, वो उस मस्टर्ड का क्रॉप होता है। तो मस्टर्ड के बारे में अभी एक GM क्रॉप निकाली गई थी, यानी कि उसके जो सीड वगैरह होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा जीन्स का म्यूटेशन वगैरह किया गया था, उसकी इंजीनियरिंग की गई थी, तो एक हाइब्रिड सीड बनाया गया था। तो अभी बात की जा रही थी उसको कमर्शलाइज कर दिया जाए, है ना, कि किसान इसको ग्रो करना स्टार्ट कर दे। अब मिनिस्ट्री जो ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो इस चीज़ के लिए फर्दर स्टेप्स लेगी आगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब एक बात बताओ, क्या ये चीज़ एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो मिनिस्ट्री वगैरह ने और जो हमारी अप्रूवल कमेटी है, तो उन्होंने कहा कि सारे टेस्टिंग वगैरह किए गए हैं, बट उन्होंने कहा कि ऑलरेडी हमारे पास मोर देन 5400 टाइप की वैराइटीज़ हैं मस्टर्ड की, तो हम लोगों को GM क्रॉप क्यों इंट्रोड्यूस करनी है। क्यों सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रहा है, उन्होंने कहा कि इस तरह की क्रॉप्स वगैरह जहाँ पे आपने जीन वगैरह की एडिटिंग की होती है ना, इनके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत हो सकते हैं। देन गवर्नमेंट कहती है कि इसकी टेस्टिंग हुई है, सारे प्रोसेस जो है उसको सबको स्टेप्स को फॉलो किया गया है, बट जैसे कि स्टिल आई थिंक हमें लगता है कि आपको और ज़्यादा टेस्टिंग करने की ज़रूरत है, थोड़ा और उसको टाइम दिया जाए। तो पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो यही है ना, कि जो टेस्टिंग वगैरह के प्रोसीजर्स हैं उनको और डिटेल में स्टडी किया जाए, एंड जो कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं जो अभी हम लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया, बट मे बी हो वो कॉन्सिक्वेंसेज। तो दिस वाज द न्यूज़ अबाउट इट, एंड ये आ सकता है अभी एग्जाम में ना, मस्टर्ड वगैरह। GM क्रॉप UPSC का बड़ा ही एक फेवरेट सा टॉपिक रहा है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। मेंस में इसमें साइंस एंड टेक का बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट आएगा और एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करके एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना मेंस में आपके, जिसमें आप कन्फ्यूज जाते हो कि यार ये टॉपिक साइंस एंड टेक का है या एनवायरनमेंट का है। तो उसमें से GM क्रॉप से एक चीज़ बनती है। अब इसमें देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है और एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर कैसे आपको दिमाग लगा करके क्वेश्चन में घुमाने फिराने की कोशिश करेगा। बट ईजी चीज़ें होती है, बट ये याद रखना बस, ठीक है। ये न्यूज़ के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को अपनी कॉग्निजेंस में लिया है, एंड गवर्नमेंट इस पर रिस्पॉन्ड भी कर रही है, और टॉपिक हम लोगों ने कल डिटेल में कवर किया ही था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है। इस एडिटोरियल को लिखा है पीयूष तिवारी ने। ही इज़ द फाउंडर एंड CEO हैं। एक सेव लाइफ करके फाउंडेशन है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इनका काम ही यही है कि 2008 से जितने भी लोगों की जान सड़क हादसों में जाती है ना, उनको बचाने का इनका काम है। तो मैंने ये जब एडिटोरियल थोड़ा पढ़ा और हाईलाइट किया आप लोगों के लिए, तो मुझे भी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग समझ में आई कि ये मैंने पहले कभी सोच के देखा नहीं। इन्होंने बहुत सारा अच्छा डेटा दिया है, किस तरीके से रोड के जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं उनके कारण एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, कैसे अगर हमें किसी व्हीकल की स्पीड, अगर कोई व्हीकल 80 km/h की स्पीड पे चल रहा है ना, अगर उसको 70 km/h की स्पीड पे कर दिया जाए ना, तो किस तरीके से ये 10 किलोमीटर का चेंज, देखो जो ड्राइव करने वाला होगा ना उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट जस्ट दिस मच ऑफ चेंज कैन ब्रिंग अबाउट 10 to 12% ऑफ एमिशंस रिडक्शन।
सोच करके देखो 10 से 12% तक का एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाता है इससे। एंड दिस इज सो सरप्राइजिंग। तो इन्होंने बहुत सारा डेटा दिया है उसमें, और उन्होंने सिर्फ इंडिया का डेटा नहीं दिया है, दूसरी कंट्रीज़ का डेटा भी दिया है। जो चीज़ आपको लगे कि आप एग्जाम के लिए नोट डाउन करना चाहते हो, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से नोट कर लेना। बाकी चीज़ें ऐसी सुनोगे तो भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं। उन्होंने बेसिकली कहा कि रोड की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सड़क पे हादसे होते रहते हैं। 2021 में, लास्ट ईयर की अगर बात करें, तो इंडिया के अंदर मोर देन 4 लाख क्रैशेस हुए थे, सड़क के हादसे हुए थे, 4 लाख से भी ज़्यादा। इसके कारण एनवायरनमेंट के ऊपर अलग अलग तरीक़ों से प्रभाव पड़ता है। अब आप सोच के देखो, जब आपकी गाड़ियाँ वगैरह जो होती हैं, गाड़ी बनती भी किस चीज़ से है? व्हीकल के अंदर कितने सारे मेटल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक एलिमेंट्स कितने सारे यूज़ हो रहे होते हैं, है ना। उसमें बैटरी में आपका लेड वगैरह होता है, फिर गाड़ी में मरकरी, कैडमियम, है ना, क्रोमियम वगैरह होते हैं। ये सारे के सारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। दीज आर ऑल टॉक्सिक मेटल्स, राइट। तो कहने का, और जो कुछ फ्यूल भी कभी कभी लीक कर जाता है गाड़ियों में। आप लोगों ने देखा हो ना, गाड़ियाँ एक दूसरे से टकरा जाती हैं तो फ्यूल टैंक वगैरह लीक कर जाता है। एंड क्रैश साइट के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, सड़क पे ऑब्जर्व किया होगा कभी ना कभी आपने लाइफ में। और इसके अलावा क्या होता है कि व्हीकल का जो एंड लाइफ होती है ना, उसका भी प्रॉब्लम आ जाती है। हमारे इंडिया के अंदर ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2025 तक, ठीक है, 2025 तक आने वाले जो अगले 3 साल और है ना, 3 साल में तकरीबन 22.5 मिलियन, 22.5 मिलियन के आसपास, मान के चलो कि 2 करोड़ के आसपास ऐसी गाड़ियाँ होंगी जो अपना पूरा एंड ऑफ लाइफ पर पहुँच चुकी होंगी। 2 करोड़ गाड़ियों को हम लोग स्क्रैपेज कैसे लेके आएंगे, है ना। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट और जो कार का और जो लाइट कमर्शियल व्हीकल का मार्केट है इंडिया वर्ल्ड में। हमारी एक नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी भी है, जो तो लास्ट ईयर लॉन्च की गई थी ना, 2021 में व्हीकल की स्क्रैप करने की पॉलिसी भी आई थी। लेकिन वो अभी नेसेंट स्टेज पर है, यानी कि बिल्कुल नई है। उसको इम्प्लीमेंट करने में, सेटअप करने में इट विल टेक टाइम। तो ऐसी हमारे पास कोई बहुत ही सिस्टमेटिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जो इस तरह के व्हीकल्स वगैरह को प्रॉपर्ली रिसाइकिल कर दें, है ना, रोड क्रैश के बाद। तो मोस्टली ऐसे व्हीकल्स आप लोगों ने देखा होगा सड़क के इर्द गिर्द पड़े रहते हैं। पुलिस स्टेशन के पास एक एरिया होता है जहाँ पर सारे एक्सीडेंट वाले व्हीकल्स होते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। कुछ कुछ जगह पर तो ये लैंडफिल्स में भी आपको मिल जाएंगे। एंड बहुत सारी रिसाइकलिंग फैसिलिटीज होती है जो इनफॉर्मल भी होती हैं। अब इनके कारण क्या होता है ना, जब ये व्हीकल्स वगैरह वहाँ लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, इवन गाड़ी का जो पेंट भी होता है उसमें भी बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं। तो धीरे धीरे उनका ऑयल, उनका कूलेंट, है ना, ग्लास वूल वगैरह जो होती है, ये सब लैंडफिल्स वगैरह में जाना स्टार्ट कर देता है। इसके कारण बहुत सारे हजार्डियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो हमारे सॉइल में, एनवायरनमेंट में लीक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो होगी एक बात कि इनमें किस तरह की चीज़ें एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। अब आते हैं स्पीडिंग लिमिट का, जिसकी मैंने कही थी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी। तो अगर हम बात करते हैं रोड सेफ्टी और एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी की, ये इंटरट्वाइंड कॉन्सेप्ट्स हैं। ये लाइन अपने आप में बड़ी अच्छी है। रोड को सेफ्टी मेंटेन करना और एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट, ये आपस में सब जुड़े हुए हैं। क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि 2020 में जो स्पीडिंग थी ना, लोगों ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते, उसके कारण ही ऑलमोस्ट 90,000 एक्सीडेंट्स हुए थे। क्रैश फैटिलिटीज़ इसकी बात करते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ तो देख लिया जब क्रैश वगैरह होता है तो कितना नुकसान होता है। और उन्होंने कहा कि सिर्फ 2020 में 90,000 क्रैश हुए थे। एक आपकी आंखों के सामने क्रैश हो जाए तो आप भी कितना दहला जाते हो, और उससे कितना नुकसान होता है। नाउ थिंक ऑफ एक साल में अगर 90,000 हो रहे हैं, तो इस 90,000 को आप डिवाइड करके देखो। मान लो साल में 300 दिन ही होते हैं फॉर एग्जांपल, है ना, तो आप करके देखो एक दिन के अंदर 300 क्रैशेस हो रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट को, कितने सारा हजार्डियस मटेरियल है जो एनवायरनमेंट में लीक हो रहा है ना। और इसमें से 69 ऑलमोस्ट 70% के आसपास इतने जो मतलब क्रैश हुई थी, उनमें डेथ हो गई थी, किसी न किसी की जान चली गई थी। यूरोप के अंदर उन्होंने क्या किया था, सिमुलेशन एक्सरसाइज वगैरह की थी। तो उन्होंने 10 किलोमीटर के आसपास जब उसकी स्पीड को रिड्यूस किया था ना, तो 12 से 18% तक फ्यूल की सेविंग भी हो गई थी, है ना। और उसमें जब फ्यूल की सेविंग हुई तो क्या फ़ायदा हुआ, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह, पार्टिकुलेट मैटर जो हमारे डीजल व्हीकल से निकलता है वो नहीं निकला। तो बहुत सारी बचत भी हुई थी, एनवायरनमेंट भी सेव हो गया था। सिमिलर सा कॉन्सेप्ट एक एम्स्टर्डम में भी डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। वहाँ पर स्पीड को 100 किलोमीटर से 80 किलोमीटर जब करके सिमुलेशन चेक किया गया ना, तो जो पार्टिकुलेट मैटर होता है ना, PM, वो 15% तक रिड्यूस हो गया था। तो एयर क्वालिटी इंप्रूव हो गई थी। तो ये कितना मतलब अच्छी स्टडी है ना, अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए इंडिया जैसी जगह पर ही। फिर क्या होता है, गवर्नमेंट ने ग्लोबली उसके बाद से जो स्पीड लिमिट्स वगैरह स्टार्ट किया था। अब स्पीड लिमिट्स को 2 फायदे हो गए। एक तो लोगों की क्रैश वगैरह होने से बच जाता है, जान जाने से बच जाती है, एनवायरनमेंट का भी नुकसान नहीं होता, एयर पोल्यूशन भी नहीं हो रहा होता, है ना। जो वेल्स है ना, यूरोपियन रीजन में इंग्लैंड के पास, वेल्स की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने भी अपनी स्पीड को 80 किलोमीटर तक रखा था ना जब, तो 5 लोकेशंस के ऊपर। तो वहाँ का जो आउटडोर पॉल्यूशन था वो बहुत इंप्रूव हो गया था, लोगों की पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हो गई थी। इंडिया में एक 0 फैटेलिटी कॉरिडोर सॉल्यूशन भी है।
रोड सेफ्टी के लिए, जो कि सेव लाइफ फाउंडेशन का ये जो भाई साहब है हमारे पीयूष तिवारी जी, इन्हीं की फाउंडेशन का एक कॉन्सेप्ट है जीरो फैटेलिटी। फैटेलिटी मतलब होता है डेथ कॉजिंग। तो ऐसा कॉरिडोर बनाया, इस तरह का सॉल्यूशन बनाया जाए, इस तरह का कॉरिडोर हो जहाँ पर कोई फैटेलिटी हो ही ना, है ना। उसमें एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखा जाएगा, स्पीड लिमिट को कैसे रिड्यूस करना उसको भी ऊपर भी फोकस किया जाएगा। तो इसको लेकर के बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऑलरेडी लॉन्च किए जा चुके हैं। फाउंडेशन का जीरो फैसिलिटी कॉरिडोर प्रोग्राम भी है, ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के ऊपर लॉन्च भी किया गया था 2016 में। इसके कारण 2020 में 52% तक क्रैश फैटिलिटीज रिड्यूस कर दिए गए थे। सी दिस इज अ ड्रास्टिक चेंज। 52 ऑलमोस्ट आधी हो गए थे एक्सीडेंट्स, जहाँ पर 90,000 एक्सीडेंट्स हो रहे थे वो रिड्यूस होकर के सोचो 45 से नीचे आ जाएंगे। तो कितने लोगों की जान बचेगी, कितना हमारा एनवायरनमेंट बचेगा। सी आप लोगों को कल के ऑफिसर्स बनना है, आप बनो ना बनो, आप जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम करोगे ना। ये इन्फॉर्मेशन कितनी वैल्यूएबल है ना, आप सोशल कॉज में कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो जस्ट बाय नोइंग कि अच्छा ऐसा एग्जिस्ट करता है कुछ। तो इसी तरह का था पूरा का पूरा टॉपिक, एक्चुअली यही था। उसमें आगे इन्होंने ये भी बात की थी कि जो सिग्नल वगैरह जो होते हैं ना सड़कों के ऊपर, जितना सिग्नल का इस्तेमाल होता है उसमें साइनेज के अंदर भी अगर हम एस्बेस्टोस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसका एडवर्स इंपैक्ट होता है हमारे एनवायरनमेंट पे। ना दिस थिंग एस्बेस्टोस जो है आपके प्रीलिम्स में एग्जाम में एक बार आ चुका है एनवायरनमेंट के क्वेश्चन से ही, है ना। तो उन्होंने यही कहा था कि हम लोग जो जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर प्रोग्राम है इसके थ्रू तहत कुछ नए इस तरह की मिक्सचर वगैरह का डेवलपमेंट किया जाए, क्योंकि साइन बोर्ड के ऊपर किस तरह का पेंट कर रहे होते हो, क्योंकि वो सारा दिन धूप में रहता है, पानी में रहता है, हवा में रहता है, बारिश वगैरह में, वो भी एनवायरनमेंट के कुछ ना कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स रिलीज करता रहता है। तो ऐसा कुछ डेवलप करें हम लोग, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाल करके लेके आएँ कि कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव भी होती हैं, सस्टेनेबल होती हैं, रिसाइकल मटेरियल भी होता है, एंड कैसे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। तो रोड और एनवायरनमेंट जो है ये सब इंसेपरेबल स्पेसीज होते हैं, है ना। इसमें हमारे कुछ सिर्फ हमारे शेयर्ड रिसोर्सेज ही नहीं होते बल्कि हमारी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। सी अगेन वंडरफुल लाइन टू एंड योर टॉपिक, दे आर नॉट जस्ट आर शेयर्ड रिसोर्सेज बट ऑल्सो आर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये है आपकी जो आप एग्जाम में कंक्लूजन वगैरह लिखते हो ना, उसमें लिखने के लिए बहुत ही सुंदर सी लाइन, कहीं पर कलेक्शन कर लो अपना कंक्लूजन की लाइन्स का, फिर बाद में टॉपिक वाइज डिवाइड कर देना। तो सेफर रोड्स और एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट जो है ये इंश्योर करता है कि जॉइंट एफर्ट्स जो होंगे रोड की ओनिंग एजेंसीज के द्वारा, एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स और पब्लिक के द्वारा, वी कैन क्रिएट अ बेटर एनवायरनमेंट फॉर द सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन। तो सेफर रोड्स फॉर ए ग्रीनर मोर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, इट्स अ वंडरफुल टॉपिक। 2-3 पॉइंट्स आप चाहो तो बेशक से इंडिया वाला ये जो था, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा वर्ड है ना, जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर सॉल्यूशन, सेव लाइफ फाउंडेशन का है। यू कैन यूज दिस एज एन एग्जाम्पल। और यूरोप का सिमुलेशन एग्जांपल ले सकते हो। पुणे महाराष्ट्र, पुणे मुंबई का जो एक्सप्रेस होता है वहाँ पर 52% के आसपास फर्टिलिटीज रिड्यूस की थी, ये लिख सकते हो। जस्ट टू रिमेंबर डेटा 2021 में ऑलमोस्ट 4 लाख क्रैश वगैरह हुए थे, ये भी याद करने की चीज़ है। बाकी आपकी इच्छा है भाई, आप लोगों के पास कुछ नोट्स ऑलरेडी होंगे, क्या वहाँ गैप रह गया उसको आप फुलफिल कर सकते हो यहाँ से। आज की वीडियो का हमारा ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट एडिटोरियल है। इसके बाद फिर हमारे जो दो थे ना PYQs, उनके भी आंसर्स देख लेते हैं। तो ये जो एडिटोरियल है इसमें बेसिकली कुछ डिस्कशन किया गया कि शुड देयर बी अ पैनल टू अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर्स। इसमें 2 लोगों की बात की जा रही है। जगदीप चोकर जी हैं, ही इज़ द को फाउंडर ऑफ ADR। ADR का आप लोगों ने नाम सुना होगा, UPSC में लोग ADR के बारे में बहुत पढ़ते हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एंड ये IIM अहमदाबाद में पहले एक प्रोफेसर भी रह चुके हैं। साथ में हमारे पास कुरैशी जी हैं। कुरैशी जी का आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, काफ़ी पहले ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया के। अब देखो ये बहुत ही अच्छे ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, इज़ ऑलरेडी वर्किंग विद रिस्पेक्ट टू द ब्यूरोक्रेसी। तो इन लोगों के जो आर्टिकल्स होते हैं इनको मिस नहीं करना चाहिए, इनके इनपुट्स बहुत ही वैल्यूएबल होंगे। और कुछ नहीं पता है आपको, कहीं ना कहीं यही लोग होते हैं जो आपके एग्जाम को चेक भी कर रहे हो, हमें क्या पता, है ना। तो कंसिडरिंग दिस थिंग कि ये लोग उस फील्ड में काम कर चुके हैं, इन लोगों के जो वर्ड्स होते हैं इनकी बहुत वैल्यू होती है। तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है राइट नाउ, कौन क्या होता है अपॉइंटमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ना। तो इन्होंने कहा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट वगैरह होते हैं, यहाँ पर एक कोलिजियम होता है, तो क्या हम लोग ऐसा कोई पैनल वगैरह बना सकते हैं जो इलेक्शन में भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। संविधान के अकॉर्डिंगली हमारे आर्टिकल 324 ने क्या कहा था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, है ना, इलेक्शन कमीशन होगा जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेगा। तो इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमी होनी चाहिए। अब लेकिन इनका जो हेड होते हैं उनको कौन चूज़ कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कहना चाहते हैं कि अगर इनके हेड्स वगैरह को सेंट्रल गवर्नमेंट चूज़ कर रही है तो यानी कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट अपना इन्फ्लुएंस देखने की कोशिश करेगी, जो कि बहुत नेचुरल प्रोसेस की बात है। कोई ना चाहेगा भी, ऐसा बहुत डिफिकल्ट होगा ना कि कोई नहीं चाहेगा कि भाई मेरे जान पहचान का नाम। सेंट्रल गवर्नमेंट किसको चूज़ कर सकती है, इतिहास में अभी तक किसको चूज़ किया गया है, सबको। कोई भी गवर्नमेंट आई हो, हम किसी एक गवर्नमेंट का नाम नहीं लेंगे, एवरीवन विल ट्राई कि ठीक है हमारे लोग हैं वही उसमें प्रोसेस में जाए। और ये कुदरती प्रोसेस ही ऐसा है, आप कितना रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। आप इसको तभी फ्री कर सकते हो जब आप इसकी एक अलग से पूरा पैनल ही बना दोगे। तो रिसेंटली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी है, उन्होंने एक
पिटीशन वगैरह को सुना था कि क्या हम लोग न्यूट्रल मैकेनिज्म बना सकते हैं इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए भी। उसी को लेकर एक डिबेट भी है। पहला क्वेश्चन है कि इज देयर अ केस फॉर द कॉलेजियम लाइक सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। तो कुरैशी जी जो कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके, उन्होंने कहा कि हाँ ये चीज़ मैं बहुत पहले से लिखता आ रहा हूँ बहुत सारे, और इसमें तभी हो सकता है फ़ायदा तो क्या होगा कि लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पब्लिक के अंदर, जनता के अंदर एक विश्वास, एक आत्मविश्वास होगा कि हाँ ठीक है हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो बड़े न्यूट्रल से हैं, कॉलेजियम सिस्टम से आए हैं, पैनल सिस्टम से आए हैं ना। और उस तरह का पैनल सिस्टम के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का होना ज़रूरी है ना। उसके अलावा जाहिर सी बात है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जो लीडर ऑफ जो ऑपोजिशन, जो लीडर ऑफ लोकसभा है ना राइट ना, जो लीडर ऑफ पार्टी जो हैं उनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है ना, क्योंकि वो उसके अपॉइंटमेंट सिग्नेटरी बन जाते हैं। जगदीप जी कहते हैं कि मैं भी एग्री करता हूँ कुरैशी जी के साथ कि कॉलेजियम वगैरह होना चाहिए, इसमें प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर ऑफ जो कि लोकसभा के हों, CGI वगैरह भी होना चाहिए, और एक दो बाकी इंपॉर्टेंट लोग होने चाहिए। एंड बहुत ऑब्वियसली बात है, बेटर चीज़ है, कंपैरिजन होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में इलेक्शन कमीशन के पास खुद की अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। फिर बात करती है कि जो गवर्नमेंट का ऑपोजिशन रहा है इस रिफॉर्म को गवर्नमेंट नहीं लेके आ पाई आज तक, है ना, और ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट ने इस चीज़ को इतना समय से रजिस्ट क्यों किया है, आपका क्या कहना है। तो कुरैशी जी कहते हैं कि मैं बहुत समय से गवर्नमेंट के साथ बात कर रहा हूँ। जब मैं अपॉइंट किया गया था 2006 में, तो गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि आपका लास्ट टेन्योर होगा, इसके बाद एक अच्छा आइडिया है, हम लोग एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लेके आ जाते हैं अब अपॉइंटमेंट का, बट ऐसा हुआ नहीं, है ना, रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो एज फार एज जो जुडिशरी की पावर की बात की जाती है, तो इश्यू जो जाता है उसमें जाते हैं क्योंकि जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, तो वहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए जुडिशरी को बहुत हद तक काम करना पड़ेगा। उसमें जुडिशरी को आर्टिकल 324 को पॉइंट आउट करना पड़ेगा, है ना। पार्लियामेंट एक्ट तो पार्लियामेंट ही बना सकता है एज पर द आर्टिकल 324, और क्या कहते हैं कोई कमीशन बनाना, कॉलेजियम वगैरह बनाना, इस चीज़ के लिए कौन है अपना इस स्टेप को लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर रजिस्ट करती आई है। अब इस ऐसे केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई सुओ मोटो प्रोविजन भी नहीं है कि अपनी मर्जी से वो ऐसा कोई एक्ट पास कर दे, है ना। PIL फाइल की गई है पहले भी ऐसे, लेकिन गवर्नमेंट पिछले 72 ईयर से ऐसा कुछ नहीं कर पाई है। तो जो जगदीप जी वो भी कहते हैं कि रीज़न बहुत ऑब्वियस है कि कोई भी गवर्नमेंट होगी वो चाहेगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का उसके ऊपर कंट्रोल रहे, है ना। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतनी महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रही है, तो उन्होंने यही कहा था कि मे बी हो सकता है कि बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई, कमीशंस बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा खुद ही पिछले 25-30 साल में। उन सभी कमेटीज़ ने, उन सभी बॉडीज़ ने रिकमेंड भी किया है कि अलग से पैनल बनना चाहिए, बट गवर्नमेंट खुद ही फॉलो नहीं करती उन चीज़ों के रिकमेंडेशंस को। तो इलेक्शन कमिश्नर जो है दे आर कंसिडर एज अ फीडर कैटेगरी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स। आपको पता होगा एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो मोस्टली इलेक्शन कमिश्नर्स में से ही निकल के आते हैं, है ना। तो डिफरेंट थ्रेशोल्ड होते हैं कि भाई इसके सर्विस का टर्मिनेशन कब होगा, है ना। पावर डायनामिक्स भी होते रहते हैं इसके कारण। तो एक केस बनता है कि क्या अपॉइंटमेंट होना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर का ही और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सेपरेट एक दूसरे से, कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहीं और से आए और इलेक्शन कमिश्नर कहीं और से। ऐसा ना हो कि पहले आप इलेक्शन कमिश्नर थे, बाद में आप बन गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इस टॉपिक को भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो कहा जा रहा है कि ऐसा कोई प्रावधान तो नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ना किसी जो 1991 का हमारा एक एक्ट है इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्शन कमीशन एक्ट। इसके सेक्शन 4 में ये बताया गया कि अनएम्बिगुअसली बात की गई थी कि चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर जो इलेक्शन कमिश्नर हो, उसका जो टर्म होगा वो 6 साल का रहेगा जिस दिन भी ऑफिस अज्यूम करते हैं। फिर एक प्रोविजन निकल के आता है कि जहाँ पर बात की जाती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की या फिर इलेक्शन कमिश्नर की, 65 ईयर्स तक की उनकी एज होती है ना। तो 6 साल अगर उनका टेन्योर नहीं हुआ लेकिन 65 ईयर्स तक की एज होगी, तो उनको अपना पूरा का पूरा जो टेन्योर होता है वो उनका खत्म हो जाता है, उनको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ता है। अब देखने को ये मिला है कि ना पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने ना उस तरीके से लोगों को अपॉइंट किया था एज इलेक्शन कमिश्नर जिनका कोई 6 ईयर्स का पहले का टेन्योर ना रहा हो, है ना, ताकि सो दैट हु डू नॉट इवन हैव 6 ईयर्स बिफोर दे कंप्लीट 65 ईयर्स ऑफ एज। तो ताकि जब वो 65 की अटेन करें तो वो रिटायर हो जाए एज एन इलेक्शन कमिश्नर। पर कभी कभी ऐसा भी देखा गया था उनका टेन्योर जो था ना वो 1-2 साल का रह गया था, फिर उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया गया था। लेकिन इसमें कानून में कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि आप 58 या फिर 59 ईयर ओल्ड होते हैं तो फिर आप चूज़ नहीं किए जा सकते। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर सकती कि वाई कांट द गवर्नमेंट अपॉइंट समबडी हु इज 58 और 59 ईयर ओल्ड पर्सन एज ए इलेक्शन कमिश्नर, और एक डिफरेंट पर्सन को, है ना, जो कि 58 और 59 का ही है, उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फ़ायदा क्या होगा इस चीज़ से, भाई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था वो भी 5 से 6 साल तक के लिए रहेगा लीडर, और जो इलेक्शन कमिश्नर था वो भी 5 से 6 साल तक के लिए रहेगा। तो कोई लॉ में मेंशन नहीं है, ये चीज़ें उससे सवाल उठाए जा रहे हैं। इस टॉपिक में ना आगे इतना ही है, इसके बियॉन्ड कुछ है नहीं इसमें, मैंने बस ये लिखा हुआ हाईलाइट किया हुआ, बट देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट।
यहाँ तक ही था। 2 ही मुद्दे किए गए थे, एक तो कि इनके इलेक्शन के लिए अलग अलग लोगों की प्रेजेंस होनी ज़रूरी है, और दूसरा ये था कि इसमें क्या टेन्योर को हम लोग थोड़ा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर सकते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर 58-59 के आसपास चूज़ किया जाए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। इसमें आपको और बैकग्राउंड में पता होना चाहिए पूरा का पूरा इलेक्शन कमिश्नर। GS2 का टॉपिक है, प्रीलिम्स में हर बार इलेक्शन से कहीं ना कहीं संबंधित एक क्वेश्चन, प्रीलिम्स में नहीं सॉरी मेंस में हर बार एक कुछ ना कुछ कनेक्टेड क्वेश्चन आता रहता है। सो इसलिए ये वाला टॉपिक इंटरेस्टिंग था। हमारे जो 2 PYQs थे लास्ट में उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनके आंसर चेक कर लेते हैं। पहला तो था कि जो DPSP थे उसमें से गांधीयन प्रिंसिपल कौन से थे, तो इसका आंसर था B 2 और 3। तो आप सेकंड देखोगे तो ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत से है ना, एंड अरे ये क्यों काम नहीं कर रहा पेन, ठीक है आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अभी ये पेंसिल पता नहीं क्यों काम नहीं कर रही है। तो प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज ये गांधी जी चाहते थे, इसका आंसर आ जाएगा B। सिक्योरिंग फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, और फोर्थ जो है सिक्योरिंग फॉर द ऑल द वर्कर्स रीजनेबल लेजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द गांधीयन प्रिंसिपल। देन हमारा क्वेश्चन था, अब इसको समझने की कोशिश करना दोबारा से। अ लेजिस्लेशन मतलब कोई कानूनी प्रावधान ऐसा है क्या विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है हमारा, कोशिश करो, हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सब एग्जीक्यूटिव होते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के ऊपर, यानी कि कोई ऐसा कानून जो कि हमारे संविधान के अंदर एग्जीक्यूटिव के ऊपर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के ऊपर एक अनगाइडेड और एक अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर दे देता है विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थोड़ा ट्रिकी है ये स्टेटमेंट, बहुत ट्रिकी, इसको समझने की कोशिश करो। अब इसने आर्टिकल 14 दिया, 28 दिया, 32 दिया, 44 दिया, तो कौन वो पावर दे देता है डिस्क्रिशनरी, वो है आर्टिकल 14। कैसे समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर द लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस वगैरह डिनाई नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ का, ये कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, है ना। इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक तो आर्बिट्रेरी पावर नहीं होगी, आर्बिट्रेरी मतलब होता है अपनी मन मर्जी की पावर, है ना। इक्वालिटी बिफोर द लॉ जिसका मतलब होगा कि सभी सिटीजन्स कानून के सामने सभी एक समान है ना। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज द रिजल्ट ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। अगर आप लोग अपनी लक्ष्मीकांत खोलोगे ना, चैप्टर 7 में ये सब कुछ मेंशन है जो भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। पहला और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं इंडिया में एप्लीकेबल है। इसका मतलब कि आर्टिकल 14 बात करता है कि कोई आर्बिट्रेरी पावर नहीं होगी अथॉरिटीज़ के साथ, ठीक है। तो दस व्हेन ए लेजिस्लेशन कन्फर्स अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑन अथॉरिटी इट टेंड्स टू वायलेट द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये हमारा आंसर था। जरा दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑप्शन बी गलत क्यों था। आर्टिकल 28 जो है वो किसकी बात करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, है ना। यानी कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो कि पूरे तरीके से स्टेट के फंड्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है। फर्दर कोई भी ऐसा पर्सन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अटेंड करेगा जिसको स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है, उसको कोई भी बेसिकली शेल नॉट बी, नो पर्सन शेल बी अटेंडिंग, ऐसी मतलब उसके लिए कंपल्सरी नहीं होगा कि भाई वो किसी तरह की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करेगा, है ना, उसकी मर्जी के बिना, विदाउट हिज कंसेंट। ऑप्शन सी क्यों गलत था। आर्टिकल 32 उसमें तो बात की जाती है हमारे जो रेमेडियल फीचर्स हैं, रिट पिटिशन वगैरह की, सुप्रीम कोर्ट में अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, तो इसमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वाला कोई पॉइंट था ही नहीं। ऑप्शन डी क्यों गलत है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है, ये वन ऑफ द DPSPs है ना। उसमें कहता है स्टेट शेल एंडीवर टू सिक्योर। तो ये चैप्टर 7 आप लक्ष्मीकांत खोलोगे, वहाँ पर ये सब गिवन है, एक्सप्लेन है। एंड ये जो आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड का, इसलिए वो उस क्वेश्चन से संबंधित था, उस टॉपिक से जहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आने की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया था। एंड इनके आंसर करने की कोशिश किया करो। देखो अभी ये रिसेंटली आया था ये वाला क्वेश्चन, आई थिंक 2021 या 22 में ही आया था ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आर्टिकल 14 वाला। तो बस लैंग्वेज का ट्विस्ट है, जिसको सारे आर्टिकल याद थे उनको सॉल्व करना उनके लिए ईजी हो जाता है।